Hello, everyone. Good morning to all of you. Good morning, sir. Yes, so let's start the lecture. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स स्टार्ट किया था। वो स्लाइड हमारे पास है, मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। और आपने बोला था कि फिजिक्स को स्टडी करने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है एज अ लैंग्वेज। तो हम मैथ्स का कुछ पोर्शन स्टडी करने वाले हैं। उन पोर्शन में स्केलर एंड वेक्टर पहला पोर्शन है। बाद में कैलकुलस आएगा जिसमें फंक्शन, ग्राफ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो ये पोर्शन अपने को कवर करना है फिजिक्स में, सो दैट कि हम फिजिक्स के क्वेश्चंस कर पाए। एंड फॉर दैट सेक वेक्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया। वेक्टर फिजिकल, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। उनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगता है तो फिर उसको हम बोलते हैं वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक वेक्टर को, ये बताया गया। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से उसके मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड नॉन नेगेटिव होता है, याद रखना है अपने को। कैप डायरेक्शन बता रहा होता है, और तीनों में आपस में ये रिलेशन चल रहा होता है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इससे डायरेक्शन निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर डिवाइड बाय डायरेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट है कि वेक्टर में डिवीजन अलाउड नहीं होता है और डिफाइंड नहीं होता है। सो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर रखे हैं, हम जस्ट रिवाइजिंग यू। किसी वेक्टर को हम लोग पिक्चर से भी दिखा सकते हैं। एक टेल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाएगा, तो उसको हम ए बी वेक्टर लिखने वाले हैं। लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा। किसी वेक्टर को आप उठा करके कहीं भी प्लेस कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन ट्रांसलेट इट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो वेक्टर बदलता नहीं है। सो इफ वी शिफ्ट अ वेक्टर so that its magnitude and direction remain the same, so vector will not change. However, अगर आप रोटेशन करोगे तो वेक्टर चेंज कर जाता है। तो जैसे आपने इसको थोड़ा सा भी रोटेट किया इस एंगल से, तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। सिंस डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया। लेकिन हाँ, कुछ डायरेक्शंस हैं, कुछ रोटेशंस एंगल हैं जहाँ पर फिर से वो डायरेक्टली इनिशियल डायरेक्शन में आ जाएगा, तो उसको अगर आप छोड़ दो, अदरवाइज इन जनरल बदल जाता है। पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था। किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए हम पोजीशन वेक्टर पकड़ते हैं, ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा तो उसका जो लेंथ आएगा, लेंथ, दैट लेंथ इज गोइंग टू बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैथमेटिकल फॉर्मूला। एंगल बताने के लिए हम प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव थीटा मेजर करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू वाई बाई एक्स आएगी। किसी और क्वाड्रेंट पर होंगे तो फिर हमने अकॉर्डिंगली समझना है कि किस तरह से थीटा मेजर करना है। यू रिमेंबर द लास्ट क्वेश्चन वी हैड दिस कि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपने बता दिया। लेकिन जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, पर्टिकुलरली डायरेक्शन निकाल रहे थे, तो अपने को पता चला ये थर्ड क्वाड्रेंट की स्टोरी है। तो थीटा को हम इस तरह से मेजर करेंगे, या फिर इस तरह से नेगेटिव मेजर करेंगे। तो अप साइड से पॉजिटिव, डाउन साइड से नेगेटिव, और प्लस एक्स से रेफरेंस, ये अपने पास नॉर्म्स होता है। ये तो आपकी प्रीवियस क्लास की स्टोरी थी। नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। सो फॉरवर्ड चलेंगे तो कुछ और भी पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि यूनिट वेक्टर। एक टर्म यूज कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर। वेक्टर्स को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कई कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, दैट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर अपने पास एक वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर की डायरेक्शन। कई बार मैग्नीट्यूड के लिए मॉड नहीं लगाते, डायरेक्ट लिख लेते हैं, तब भी चलता है। सो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, सो दिस नंबर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और बाकी वाला वो डायरेक्शन कहलाता है, वो आप जानते हो। सो यूनिट वेक्टर कब कहलाएगा? इफ magnitude of a vector is unit, that is 1। किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। then it is known as यूनिट वेक्टर।
सो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन नाम से ही क्लियर है, अ वेक्टर which has a unit magnitude is called unit vector. तो इस a की वैल्यू 1 हो जाए। अब उस एक्सप्रेशन में बेसिकली a को अपने को 1 रखना है। a को जैसे आपने 1 रखा तो दिस विल इम्प्लाई कि जो a वेक्टर है वो डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा, 1 इंटू कैप, सो a कैप के इक्वल हो जाएगा। सो अगर कोई वेक्टर कैप के बराबर है, यानी अगर कभी आपको कैप मिलता है तो उस कैप को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको डिफाइन करते हैं। सो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताएगा, उसको कैप से लिखा जा सकता है। 2 पॉइंट्स यहाँ से कैच करना है, डायरेक्शन को बताएगा, कैप से लिखा जा सकता है। अब अपने पास अगर कोई भी डायरेक्शन बतानी होगी तो उसको हम यूनिट वेक्टर से बता सकते हैं। पॉइंट इज कि हर एक डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ना कुछ डायरेक्शन बहुत पॉपुलर होती है, स्टैंडर्ड होती है और उनको हम यूज करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा होगा, वो इरेज होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एक्स डायरेक्शन बनाया, वाई डायरेक्शन बनाया, जेड डायरेक्शन बनाया। तो जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन है ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस हैं। तो उनके लिए फिर हम लोग एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर चूज कर लेते हैं और उसको एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना था, ये एक्स एक्सिस अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये भी तो एक डायरेक्शन ही है। इस तरह से वाई एक्सिस अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये भी एक डायरेक्शन है। जेड एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं ये भी एक डायरेक्शन है। सो इनके लिए कैप क्या होना चाहिए, सो इसके लिए कैप हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। जो एक्स डायरेक्शन होता है उसको हम आई कैप से लगाएंगे। सो आई कैप विल बी इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स एक्सिस, और ये यूनिट वेक्टर होगा। वाई डायरेक्शन को, सो इसका मतलब ये आई कैप डायरेक्शन इधर चली जाएगी। सिमिलरली इस डायरेक्शन को, जो अपवर्ड डायरेक्शन, इसको हम जे कैप से इंडिकेट करेंगे, और ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन है इसको के कैप से इंडिकेट करेंगे। सो जब कभी कोई जे कैप बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्लस वाई डायरेक्शन की बात कर रहा है, और आई कैप बोलेगा तो प्लस एक्स एक्सिस, के कैप बोलेगा तो प्लस जेड एक्सिस। ये सब यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा, 1। सो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप निकालते हो, कोई पूछता है इसकी वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे 1 आएगा। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो जब कभी कैप मिले तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू बनाती है, मॉडुलस वैल्यू। मोरओवर दिस आई कैप इज अ डायरेक्शन, सो दिस इज अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सिमिलरली जे कैप पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। के कैप पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सो हम ऐसा नहीं बोलेंगे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, इसके लिए इतने सारे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। हम सिंपली बोलेंगे के कैप, दैट्स डन, और अपने को जेड डायरेक्शन मिल जाएगी। तो बेसिकली हम अपने कैलकुलेशंस को छोटा करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन को स्मॉल करने के लिए ये सब करते हैं। अच्छा, जिस तरह से एक ए वेक्टर होता है, एक डायरेक्शन होती है ये प्लस एक्स, तो उसका एक अपोजिट डायरेक्शन जरूर रहेगी। तो कोई भी डायरेक्शन अगर आप चूज करोगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। तो हमको माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई डायरेक्शन चाहिए, कैप बनाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सभी को कैप देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रेफरेंस पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर एक और नया पॉइंट आता है, नया पॉइंट ये है कि अगर अपने पास कोई एक डायरेक्शन है ए कैप और उसमें हम माइनस लगा देते हैं, तो ये जो माइनस ए कैप होगा ये रिवर्स डायरेक्शन को बताता है, अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। सो दिस इज बेसिकली डायरेक्शन opposite to डायरेक्शन ऑफ ए कैप। तो ये जनरल रूल है, कोई भी डायरेक्शन अगर आपको बताई जाती है, आप उस डायरेक्शन के आगे एक माइनस लगा देते हैं, बेसिकली -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन केस यू डू सो, देन यू विल फाइंड कि जो नया डायरेक्शन बनेगा
ये जो डायरेक्शन होगा वो ए डायरेक्शन के रिवर्स डायरेक्शन को बताता है, अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। इसी पॉइंट को हम यूज करके ये बता सकते हैं कि अगर हमको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का पता करना हो तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई कैप। So when somebody says minus I cap, that means it's negative x direction. अब आप समझ जाओगे कि माइनस जे कैप किसको इंडिकेट करेगा और माइनस के कैप किसको इंडिकेट करेगा। कॉपी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो माइनस जेड डायरेक्शन होगी वो माइनस के कैप से आ जाएगी। तो जब कभी माइनस लिखा होगा किसी भी कैप या वेक्टर के आगे, उसका मतलब है वो डायरेक्शन को अपोजिट बता रहा है। दैट्स द मीनिंग। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस आई कैप is negative x direction, minus j cap is negative y direction, minus k cap is negative z direction. बेसिकली आप देखोगे कि हमारे पास 3 डायरेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर इन्हीं का रिवर्स करके माइनस आई, माइनस जे, माइनस के बना सकते हैं। और आप पाओगे कि इन 3 डायरेक्शंस को यूज करके हम किसी भी डायरेक्शन को बता सकते हैं। So if we need to find any direction, we can use these 3 unit vectors or direction we can find out any unit vector. तो कभी कोई फ्यूचर में बोलेगा कि इस डायरेक्शन को बताइए। So इस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम पता कर सकते हैं कि वो आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में कितना जाने वाला है। प्रीवियस स्लाइड ये एक बार आप प्रीवियस भी देख लीजिए और उस स्लाइड को भी देखिए, और कंफर्टेबल हो जाए तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। माइनस आपने पूछा है माइनस ए कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी रह सकता ना सर, अगर ए कैप पॉजिटिव एक्सिस पे हो तो, नेगेटिव एक्सिस पे हो तो। यस, ए कैप एक जनरल, जब हम ए की बात करते हैं ना तो ए एक जनरल वेक्टर को डायरेक्शन को बता रहा होता है। तो ए कैप प्लस एक्स की डायरेक्शन में हो सकता है, ए कैप माइनस एक्स की डायरेक्शन में हो सकता है, ए कैप वाई डायरेक्शन में हो सकता है, ए कैप कैन बी इन एनी डायरेक्शन। सो ए कैप रिप्रेजेंट्स ऑल द डायरेक्शंस, बट आई कैप केवल और केवल प्लस एक्स को बताएगा, जे कैप केवल और केवल वाई एक्सिस को बताएगा प्लस को, और के कैप केवल और केवल जेड एक्सिस को बताएगा। सो ए इज अ जनरल थिंग। जैसे कि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैथ्स में, अननोन क्वांटिटी होती है तो उसको मान लेते हैं लेट दैट वैल्यू इज एक्स, तो x can take any value, right? Similarly, a is just like a vector, कोई भी किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ये, प्लस एक्स, माइनस एक्स, प्लस वाई, माइनस वाई, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, दिस 3-4 जो भी है, उसके अलावा भी जितने हैं सबको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आई कैप, जे कैप, के कैप ये फिक्स्ड है। नाउ यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला फंडा नहीं लिया जा रहा है। उसके पीछे सिंपल रीजन है। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बताता है। तो हमको ईस्ट लेना पड़ेगा, वेस्ट लेना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ लेना पड़ेगा, 4। फिर इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अप साइड डाउन साइड भी लेना पड़ेगा, अप साइड और डाउन साइड भी लेना पड़ेगा। सो मैं आपको एक फिगर से बता देता हूँ। जनरली लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो फ्यूचर में आप इसी को यूज करेंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेट्स से ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और एक जेड एक्सिस यहाँ पर है, ये जेड एक्सिस है। जो रियल लाइफ में हमारी स्टोरीज होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये वाई एक्सिस आपको ऐसा दिख रहा है, बट ये वाई एक्सिस इनटू द स्क्रीन है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश की गई है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है, वाई जेड से परपेंडिकुलर होगा, और जेड जो है एक्स से परपेंडिकुलर होगा। सो ये एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो हमारा एक्स वाई जेड वाला सिस्टम था। तो जब हम लोग कभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्वेश्चन बोलेगा, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो उसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, उसको ऐसे विजुलाइज करेंगे। सो
In case you call this as a east, then you can call this as a north. Then this will become your west. This will become your south. 3 डायमेंशन में कुछ ऐसा दिखाना होगा. 2 डायमेंशन में बनाएंगे तो ऐसा बोलेंगे स्क्रीन के अंदर है, स्क्रीन के बाहर है. सो जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होते हैं ना, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होते हैं. तो ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस पर ये लाई कर रहा है. और जेड अपवर्ड है, इसको बोलेंगे दैट इज अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ है. एंड दिस डायरेक्शन इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड्स. सो जब कभी 3 डायमेंशन में आपकी डायरेक्शंस की बात करेगा तो आप इस तरह से समझ सकते हो एक्स वाई जेड को ईस्ट नॉर्थ साउथ से. अब ये जरूरी नहीं कि आपको एक्स को ईस्ट की तरफ रखना है, वाई को जेड की नॉर्थ की तरफ रखना है, जेड को, वो आप बदल सकते हो, ये आपस में स्वैप कर सकते हो. लेकिन ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ये चलेगा और अपवर्ड के बीच में ये चलेगा. कई बार इसको 2 डायमेंशन में दिखाते हैं. तो जब कभी आप 3 डायमेंशन में बनाए हैं या क्वेश्चन 3 डायमेंशन की बात करें 3D की, तो इस तरह से आपको समझना है. कई बार हम 2D में काम चला लेते हैं. जो हमारे पास कुछ ऐसा रहा होता है तो हम ऐसा बोल लेते हैं कि हमारे पास ये नॉर्थ है. आपने इस तरह से डायरेक्शन जरूर देखी होंगी बनी हुई कहीं ना कहीं. सो वी कॉल इट एज अ नॉर्थ, वी कॉल इट एज अ ईस्ट. और अगर हम चारों दिखाएं तो इस तरह से दिखा सकते हैं. सो वी कॉल इट एज अ ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ लिखते हैं. ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, कई बार ऐसा देखने को मिलता है. तो हम ये तब यूज करेंगे जब हम 2D में हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन. लेकिन आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये सारा कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रहता है. रियल लाइफ में हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रहता है. तो अगर आप ऐसा बनाओगे तो अपवर्ड किधर आएगा? अपवर्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स आएगी. तो आपका जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन से बाहर आएगा, परपेंडिकुलर आएगा. और इनवर्ड्स कौन सा आएगा? इनसाइड जाएगा. तो जब कभी हम 2D में बनाते हैं तो इस तरह से नोटेशन दिखाने लगते हैं कि यार ये सिचुएशन ऐसा है तो वेयर इज द अपवर्ड. तो अपवर्ड को ऐसा दिखाएंगे, एक डॉट बना करके इन सर्कल करेंगे, तो ये अपवर्ड है. वेयर इज द डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड्स का मतलब हुआ क्रॉस बना करके इन सर्कल करेंगे. तो ये जो पिक्चर है और ये जो पिक्चर है, दोनों एक ही चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं. बस जो पिक्चर को दिखाने का तरीका वो बदला हुआ है. इसको 3D में दिखाया जा रहा है और इसको 2D में दिखाया जा रहा है. सो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ को जब इसको आप ऊपर से देखोगे, सपोज कर लीजिए आप इसको ऊपर से वॉच करते हो टॉप से, तो आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक ही प्लेन में नजर आएंगे, वो ये प्लेन है. और ये जो अपवर्ड है वो आपकी तरफ आता, बाहर की तरफ आता हुआ नजर आएगा. तो ये अपवर्ड बाहर की तरफ नजर आ रहा है और ये डाउनवर्ड अंदर की तरफ जा रहा है. ये जो सिंबल हम लोग अभी यूज करने वाले हैं डिटेल में, इन सिंबल को फिर से समझ लेते हैं. जब कभी हम इन सर्किल करते हैं डॉट लगाने के बाद, इसका मतलब होता है वो स्क्रीन, जो स्क्रीन या जो प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है. हाँ, मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड की डायरेक्शन को बता रहा हूँ. ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हम लोग यूज करने वाले हैं. इन सिंबल का मीनिंग क्या है मैं डिटेल में लिख देता हूँ. जब कभी आपको ऐसा सिंबल मिलेगा, एक सर्कल बना होगा, बीच में डॉट लगा होगा, इसका मतलब क्या है? ये एक डायरेक्शन है. इट इज अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन और पेपर. अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो पेपर के परपेंडिकुलर है, स्क्रीन पे लिख रहे हो तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा होता है. ये भी एक डायरेक्शन है. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो पेपर के, और अदरवाइज स्क्रीन के और व्हाटएवर. सो दोनों क्या कर रहे होते हैं? जिस पर आप लिख रहे होते हैं स्क्रीन, स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं दोनों सिंबल्स.
क्योंकि अगर आप अपने स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो राइट, और अगर आपको ऊपर उठना है तो आप स्क्रीन के ऊपर लिख नहीं सकते हो क्योंकि आप स्क्रीन से दूर हो जाओगे। तो वो जो ऊपर वाली डायरेक्शन है उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। और अगर आप स्क्रीन में लिख रहे हो और उसके इनसाइड जाना चाहते हो तो इनसाइड में भी आप नहीं जा सकते क्योंकि वो 2D प्लेन है, तो उसको भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये दोनों डायरेक्शंस जो होते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। अब प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन होंगी, या तो प्लेन के इनसाइड जा रहा होगा या प्लेन के आउटसाइड आ रहा होगा। तो ये जो डॉट लगाया जाता है ना, डॉट आउटसाइड वाली बात करता है। सो इसके लिए लिखेंगे इट इज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड आउटसाइड, आउटवर्ड्स और आउटसाइड। तो ये आउटवर्ड के लिए हम डॉट लगाते हैं। क्रॉस जब लगाया गया उसका मतलब होगा इनवर्ड्स। नोट कर लीजिए और इसको भी याद रखना है। सो आगे चल करके हम इस तरह के सिंबल यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अलावा। तो ये अपने को अप साइड और डाउन साइड की बातें बता रहे होंगे। तो सारी डायरेक्शन हमारी कवर हो जाएंगी। इतना सब अगर नहीं पढ़ना है तो ये 3D में ड्रॉ कर लोगे तो आपको आउटवर्ड इनवर्ड बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 3 डायमेंशन में ही दिख रहा है। तो ये जो लैंग्वेज जाएगी वो 2D केस के लिए जाएगी। तो यहाँ पर जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो अपवर्ड को बता रहा है, जो इनवर्ड डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स को बता रहा है। यहाँ पर अपवर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? अपवर्ड का मीनिंग मतलब ग्राउंड से आप ऊपर जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड अपवर्ड। और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, दैट्स कॉल्ड डाउनवर्ड्स, जैसे यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे विजुलाइज करना आपको अच्छा होगा क्योंकि अगर आप इसको अर्थ समझते हो, ग्राउंड समझते हो, फ्लोर समझते हो, ये आपका फ्लोर है, तो जेड किधर बता रहा है? ऊपर की तरफ, और माइनस जेड डाउनवर्ड की तरफ। लेकिन यहाँ पर आपका अर्थ कहाँ पर है वो दिख नहीं रहा। तो जो नॉर्थ साउथ आपने बनाया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो अर्थ के पैरेलल वाला प्लेन है। तो अपवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ है। अभी हम लोग इसके बारे में और भी यूज करेंगे, चर्चा करेंगे तो आपको समझेगा। सो पॉइंट इज कि हम अगर डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो हमको कम से कम 3 डायरेक्शन चाहिए, और उन्हीं 3 डायरेक्शन को हमने आई कैप, जे कैप, के कैप से लिखा है। ना कि हम उसको इस तरह से लिख रहे हैं कि ईस्ट नॉर्थ अपवर्ड। हम चाहते तो ये भी टर्म यूज कर सकते थे, ईस्ट नॉर्थ अपवर्ड्स, लेकिन इसको मैथमेटिक्स में यूज करना डिफिकल्ट हो जाता। तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने आई कैप, जे कैप, के कैप जैसा स्टोरी लिख दिया। तो आप ये समझ लो रेफरेंस के लिए, ये हमारे लिए आई कैप है, ये हमारे लिए जे कैप है, ये हमारे लिए के कैप है। सो आई कैप, जे कैप, के कैप एक्स एक्सिस के लिए होता है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारी कॉमन लैंग्वेज के लिए होता है। यहाँ पर एक पॉइंट ख्याल में रखना, ईस्ट का मतलब हमेशा एक्स एक्सिस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप इस एक्सिस को रोटेट भी करा सकते हो, बट अगर आप लेना चाहो ईस्ट को एक्स एक्सिस तो ले सकते हो। लेकिन एक्स एक्सिस जहां पर होगा वहां आई कैप होगा, जहां वाई एक्सिस होगा वहां जे कैप होगा, जहां जेड एक्सिस होगा वहां के। ओके, सपोज कर लीजिए कि कोई कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर, हम थोड़ा सा वेक्टर को लिखना स्टार्ट करते हैं, ए वेक्टर, और उसकी वैल्यू अगर आपको अपने को दी गई है कि इसकी वैल्यू है -5 आई कैप, ऐसा वेक्टर लिखा हुआ है। तो क्या इस वेक्टर को देख करके हम इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं? ध्यान से आंसर देना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए। मैग्नीट्यूड दैट इज ए, आप जानते हो, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, सिंस यू नो कि ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन जैसा लिखा जा सकता है। ओके, दैट्स ग्रेट, यू पीपल आर देयर। तो जो आप लोगों ने नहीं लिखा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्नीट्यूड को हम -5 नहीं लिखेंगे,
मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको हम कैसा लिखने वाले हैं? इसको लिखने वाले हैं 5 इंटू माइनस आई कैप, और फिर आप इससे कंपेयर करा लोगे। जैसे ही कंपेयर कराओगे तो आपको मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन 5 आ जाएगी, और फिर डायरेक्शन पूछेंगे आपसे, तो आप बोलोगे कि जो डायरेक्शन आप पूछ रहे हो हमसे, दैट डायरेक्शन इज माइनस एक्स डायरेक्शन, या फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कहाँ से पता चला? क्योंकि माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। परफेक्टली करेक्ट आंसर्स। सो मैग्नीट्यूड को आपको अलग से समझना है, डायरेक्शन को अलग से समझना है। कभी माइनस साइन आए तो माइनस को मैग्नीट्यूड के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नॉन नेगेटिव होता है। सो व्हाटएवर द माइनस इज कमिंग, दैट इज फॉर द डायरेक्शन, नॉट फॉर द वैल्यू। वेट, इसको अगर हमें पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना हो तो पिक्चर में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगर आपका ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सो इस पे आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, अपने को एक्स की जरूरत पड़ेगी। सो अपने को क्या करना है? अपने को -5 यूनिट का माइनस आई डायरेक्शन में जाना है। तो आप अगर इसको 0 पकड़ते हो तो यहाँ ना कहीं -5 बनेगा। इसको आप ज्वाइन करा दो, तो ये जो वेक्टर बन रहा है, दिस वेक्टर, इसकी लेंथ आप देखोगे 5 होगा और -x डायरेक्शन में होगा। ये हमारा ए वेक्टर होगा जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो इसको हम पिक्चर में भी दिखा सकते हैं कि कैसा दिखेगा। मोर ओवर, इसको आप यहाँ ना ड्रॉ करके यहाँ भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, लेकिन इसकी लेंथ कितनी रखनी है? 5 रखनी है, और डायरेक्शन इधर रखनी है, तब भी चलेगा। सो इसको आप यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे चलेगा। सो इट डजंट मैटर वेयर यू आर ड्रॉइंग, व्हाट डज मैटर कि उसकी लेंथ क्या आपने 5 रखी है? यस। क्या उसकी डायरेक्शन -x में रखी है? यस। एज लॉन्ग एज यू डू सो, इट्स ओके। अब आपको लास्ट क्लास का याद आएगा एक स्टेटमेंट कि किसी भी वेक्टर को हम ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन अलाउड होता है। और आप देखोगे वेक्टर नहीं बदलता है जब तक उसकी लेंथ नहीं बदलती है, जब तक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलता है। तो आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो स्पेस में, चलेगा। ओरिजिन से अगर आप स्टार्ट करते हो तो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, अदरवाइज वेक्टर कहलाएगा। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल मैंने पिक किया था। अब हम लोग पोजीशन वेक्टर को और डिटेल में लिख पाएंगे और फिर एडिशन जैसी बात कर पाएंगे। यस, समबडी वांट्स टू से समथिंग। सर वो मैग्नीट्यूड को हम नॉड में लिखते हैं ना सर? हाँ, मॉड पे भी लिख सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड को हम ये, और कई बार हम लोग ए से भी लिखते हैं। सिंपल लेटर का मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है। मॉड लगा के लिखोगे तो वेक्टर बनाओगे। सो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इस तरह से भी सिंपल टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो मैग्नीट्यूड को लेकर के। आपने लिखा कैन वी से दैट मैग्नीट्यूड इज -5 and in the direction? No, we can't say. Magnitude can never be negative. So magnitude is always non-negative. आपको मैग्नीट्यूड -5 नहीं बोलना है। अगर आपने मैग्नीट्यूड -5 बोल दिया so that will be wrong. Why? Because magnitudes can never be negative. That's the rule in the vector. Remember the previous lecture. So अगर कभी आपको माइनस दिखता है ना वेक्टर्स में, तो माइनस किसके साथ अटैच करना है? माइनस को डायरेक्शन के साथ अटैच करना है, मैग्नीट्यूड के साथ नहीं, वरना फिर वो गलत हो जाएगा। ये आपको समझता है? अच्छी बात है। नाउ सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है। इसके कोऑर्डिनेट x, y है। सो ये ओरिजिन है, वी नो दैट। और हम लोगों को ये भी पता है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है उसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करके बनाया जाता है। इस वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं और ओपी वेक्टर कहते हैं, और वो सारी स्टोरी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लर्न की थी उस पर रिविजिट कर लेते हैं। सो पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखने वाले हैं कि ये ओपी वेक्टर है। तो आप इस ओपी वेक्टर को जानने के लिए आप ये भी करते हो कि इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारी x है, ये डिस्टेंस हमारी y है। लेट्स से ये जो पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो a है।
सो अगर आप ओरिजिन को यहाँ से ज्वाइन कराते हो, ये भी तो एक लेंथ है, इधर एक एरो दे देते हो तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। फिर आप ये जो वर्टिकली जा रहा है इसको भी आप एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हो, एरो वाई की डायरेक्शन में दे सकते हो। रीशेयर करने की आप बात कर रहे हो, आप एक बार रिफ्रेश करो अपने उसको, या फिर आप रीज्वाइन करो तो चलेगा। एनीवे मैं कर देता हूँ। सो जब कभी आपका स्क्रीन हैंग कर जाए, सो व्हाट यू शुड डू, आप एग्जिट कर जाओ, एग्जिट करने के बाद फिर से आप ज्वाइन करो, इट विल वर्क बिकॉज issues probably is going to be from your end। अगर सभी को दिखना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारे एंड से प्रॉब्लम जा रही है। सो मैंने रीशेप किया है और ये रीड्रॉ कर दिया। सो यहाँ पर हम ओपी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, समझ में आता है। लेकिन अगर हम चाहें तो ओ ए वेक्टर को लिख सकते हैं। अगर अपने को ओ ए वेक्टर लिखना है, ओ ए वेक्टर, सो दैट इज गोइंग टू बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, लेंथ कितना है, एक्स किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप, जो रूल अभी लर्न किया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सो ये हमारे लिए ओ ए वेक्टर बन जाएगा। सपोज कर लीजिए हम एपी वेक्टर लिखना चाह रहे हैं जिसका टेल ए पर है, पी की तरफ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, दैट इज लेंथ, और किस डायरेक्शन में, जे कैप, तो इसको हम वाई जे कैप लिख सकते हैं। So xi cap is in the x direction, yj cap is in the y direction. That means this vector is xi, this vector is yj. अपने को ये पता करना है। देखो हम लोग लर्न क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये लर्न कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे हम कोई नई डायरेक्शन पता कर सकते हैं। यू रिमेम्बर कि जब आपने चाइल्डहुड में नंबर्स पढ़े होंगे 2 और 3, तो फिर आपको सिखाया गया होगा 2 + 3 कितना होता है, तो फिर आपने लर्न कर लिया 2 + 3 5 होता है, और अब आपके लिए बहुत चाइल्डिश स्टफ लगता है। एग्जैक्टली सेम वे पर अभी हम लोग ये लर्न कर रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन के साथ हम किस तरह से असेंबल कर सकते हैं, सो दैट कि हमको कोई नई डायरेक्शन पता चल जाए। तो जो ओपी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम निकालने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शंस को ऐड कर रहे हैं। तो अभी तक आप नंबर्स को ऐड करते थे, नाउ यू आर लर्निंग हाउ टू ऐड द डायरेक्शंस। सो ये जो वेक्टर है एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो वाई डायरेक्शन का वेक्टर है, और जो हमको चाहिए ओपी वो किसी और डायरेक्शन का वेक्टर है। सो जो ओपी वेक्टर है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये रूल है एडिशन का। ये क्या बोलेगा, अगर कभी भी आपको ओपी लिखना हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओ से किसी और पॉइंट पे चले जाओ, फिर उस पॉइंट से वापस पी पे आ जाओ। So this is how we can add two vectors or can write the direction of any vector. So initial point से आप किसी intermediary point पे जाओ, फिर उस intermediary point से final point पे चले जाओ। आप इस चीज को और भी बढ़ा सकते हो, that means you can have n number of intermediary points. That means अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OA vector plus AB vector plus BC vector plus CP vector. So you can write in any fashion. That means आप O से स्टार्ट किया, A वेक्टर पर गए, फिर A से B वेक्टर पर गए, फिर B से C वेक्टर पर गए, फिर C से फाइनली P पे चले गए। So बीच में आप कितने भी वेक्टर्स को, कितने भी पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। Anyway, सिंस हम लोग बिगनिंग में पढ़ रहे हैं तो अपने लिए क्या करना है कि इतना ही समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद फिर वो चीजें अपने आप आ जाएंगी। So this is what followed in the vectors. एक बार आपको ये समझ में आया तो ओपी का तो हमको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा एक्स की डायरेक्शन के टर्म में और वाई की डायरेक्शन के टर्म में। सो वी फ्रॉम हियर वी कैन से द ओपी वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। नोट कर लीजिए, और एक बार ये समझ में आता है, अब आपको कोई भी पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा पी एक्स कॉमा वाई, तो आपको एक्स के साथ आई लगा देना है, वाई के साथ जे कैप लगा देना, ऐड कर देना पोजीशन वेक्टर, इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। अगर ये वेक्टर मिल गया तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड यहाँ से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी आपको मिलेगा। ओपी वेक्टर एक तरीका तो हम लोग समझ चुके हैं कि इसकी लेंथ निकाल लो। दूसरा, अगर आपको वेक्टर दिया गया तो क्या करते हैं,
तो वेक्टर को देखने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स आई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, जे का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, एड अप कर देंगे। सो ये उसकी लेंथ के बराबर भी हो गया, और इस फॉर्मूले से भी कैसे निकाल सकते हैं वो भी समझ में आ गया आपको। और डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, सो डायरेक्शन निकालने के लिए आपने थीटा वाला आइडिया तो समझ ही रखा कि थीटा मेजर कर सकते हैं। दूसरा भी आइडिया हमारे पास है, ओपी कैप किसी वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब आपको वेक्टर पता है, उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। दैट मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डायरेक्शन हो गया। तो जो टेन थीटा हम लोग लिखते हैं ना, वो ये टेन थीटा इसके बराबर आएगा। मतलब जो थीटा होता है, थीटा डायरेक्शन का, ये जो थीटा है, जो थीटा बताएगा वही ये बताएगा। सो हमको डायरेक्शन बताने के तरीके निकल आए, एक डिफरेंट वे निकल आया। सो दिस इज डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। अभी हमने केवल आई जे लिखा हुआ, के लिखेंगे तो इसी को और एलोंगेट कर देंगे, दैट्स ऑल। कॉपी कर लीजिए। और एक बार पोजीशन वेक्टर हमने को समझता है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और टाइप ऑफ अदर वेक्टर्स के बारे में भी बात कर लेंगे। सो ये भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का एक नया आइडिया है, अच्छा आइडिया है, और कई बार ऐसा लिख के बताएगा तो हम बता देंगे कि ये डायरेक्शन है। आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप चेक करोगे ये 1 आएगा। कैसे चेक कर सकते हो, आई का कॉफिशिएंट पकड़ो, आई का कॉफिशिएंट ये है, इसका स्क्वायर करो, फिर जे का कॉफिशिएंट पकड़ो, उसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, आप देखोगे 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। ये पोजीशन वेक्टर लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, लेकिन उसमें आई कैप जे कैप नहीं था, अब आई कैप जे कैप भी आ गया। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Excuse me, sir. Yes. Sir, can you show that slide again? Sure. Here we are. If you are done with it, let me know. Good. So displacement vector. Let's say आपका ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीजों को समझने के लिए और चीजों को सॉल्व करने के लिए भी। लेट्स हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है A, एक पॉइंट लेट्स से समवेयर देयर इज अ B। और अपने पास एक वेक्टर है AB वेक्टर, वो आपको A के कोऑर्डिनेट्स देगा, B के कोऑर्डिनेट्स देगा। अभी हम 2 डायमेंशन में रहते हुए x y ही बोल रहे हैं, तो लेट्स से x1 y1 है, ये x2 y2 है, और आपसे बोलेगा कि बताइए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका डायरेक्शन कितना है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सारी चीजें पूछेगा आपसे। तो इस वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे वो आपको समझना है अभी। सो लेट्स से कि हम ए बी वेक्टर को डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं हम, लेकिन ए का पोजीशन जरूर लिख सकते हैं। तो अगर ए का पोजीशन वेक्टर बनाना होगा तो हम ये बनाएंगे। तो ये जो मैंने अभी वेक्टर ड्रॉ किया है, ये वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर बनेगा, और फिर बी को ज्वाइन कर लेंगे तो ये बी का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स हो जा रहे हैं। इस वेक्टर का नाम होगा ए बी वेक्टर, क्योंकि ए से बी जा रहा है।
इस वेक्टर का नाम आप दोगे ओ ए वेक्टर बिकॉज इट इज रनिंग फ्रॉम ओ टू ए. दिस इज ओ बी वेक्टर दैट इज रनिंग फ्रॉम ओ टू बी. सो ये जो 3 वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये तीनों वेक्टर मिलकर के एक ट्राइंगल बना रहे हैं. पीछे वाले एग्जांपल में भी 3 वेक्टर मिलकर के एक ट्राइंगल बना रहे थे. तो इसको अगर हम समझ लेते हैं कि ये ट्राइंगल में कैसे लिखा जाता है, तो वेक्टर एडिशन अपने को समझ में आ जाएगा. और वेक्टर को यूज करने का जो बेसिक लॉ है वो समझ में आ जाएगा. करना क्या होता है, अपने को वेक्टर्स देखने होते हैं जो ट्राइंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, और उनके एरोज देखने होते हैं. तो जो एक तरफ एरोज जा रहे होते हैं उनको एड अप करते हैं, जो दूसरे तरफ से एरो आ रहा है उसके बराबर कर देते हैं. तो जैसे यहाँ पर ओ ए और ए पी वॉज इक्वल टू ओ पी. सो सेंस को देखना होता है, तो जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसके बराबर करते हैं. एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखोगे तो ओ ए इधर जा रहा है, ए बी इधर जा रहा है और ओ बी इधर जा रहा है. तो हमारे लिए जो रूल बनेगा वो बनेगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर. इसको हम लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, आगे उसको लिखेंगे डिटेल में. और यही एक खास इंपॉर्टेंट रूल है. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर. इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे लिखते हैं. आप कहीं से भी स्टार्ट करो जहां पर जंक्शन हो, फिर आप चलो. जैसे आप इधर चलते हो तो ये इस डायरेक्शन में, फिर आगे चलते हो उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी सेंस में चल रहा है, डायरेक्शन तो बदल गया है, सेंस वही है, आगे एरो मिलता है. तो जिस तरह से ये सेंस पर एरोस चल रहे हैं तो उनको ऐड कर दोगे. बाकी इसको जब आप वापस आओगे तो आपको पता चलेगा नहीं, इसका एरो इधर नहीं है, इसका एरो इधर है. तो एरोस को, डायरेक्शंस को देखते हैं और जो सेम सेम सेंस में चल रहे होते हैं उनको ऐड अप कर देते हैं, जो अपोजिट पे आ रहा होता है उसको इक्वेट कर देते हैं. ये भी एक जनरल रूल है. इसको केवल 2 वेक्टर में नहीं, इसको n नंबर ऑफ वेक्टर्स में भी लगाया जा सकता है. तो वही मैंने किया, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी. ये बेसिकली वही है, ओ बी को आपके बीच में ए डालना है, तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी. तो वहां से भी आप समझ सकते हो. अगर आपने ये लिखा तो इससे अपने को ओ बी सॉरी ए ए जो अपने को वेक्टर चाहिए वो ए बी वेक्टर चाहिए. ए बी वेक्टर मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. अब हम ओ बी लिखना जानते हैं, ओ ए लिखना जानते हैं, तो ए बी भी पता चल जाएगा. तो इसको हम लोग इस तरह से याद रख लेते हैं कि जो पहला वाला वेक्टर है ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है. किसका, बी पॉइंट का. और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, ए पॉइंट का. तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट वाला. सो ए बी वेक्टर कैन ऑलवेज बी रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. अब इन पोजीशन वेक्टर को तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो कि ओ बी वेक्टर कितना होगा, ओ बी वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, तो उसके लिए आप लगाओगे x2 के साथ i कैप, y2 के साथ j कैप. हाउ मच दिस OA वेक्टर इज. तो जब OA वेक्टर आप कैलकुलेट करने वाले होगे तो आप लगोगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप. बीच में माइनस लगाना है तो माइनस लगा देंगे, तो इसलिए a भी निकल आएगा. AB वेक्टर विल बी इक्वल टू OB माइनस OA. तो OB की जगह आप लिख लीजिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप. अब माइनस को एंट्री दे देंगे, आई कैप को एक साथ ले लेंगे, तो ये बनेगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप. ये हमारा ए बी वेक्टर मिल गया. जब कभी अपने को पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर्स अगर अपने को गिवन है तो हम लोग को क्या करने का, उनके करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करने का आई के साथ लिखना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है जे के साथ लिखना है. किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो जिस पर एरो होगा उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को इस वाले वेक्टर के कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमारा ये वेक्टर हो गया, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और फिर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, तो जब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो इससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं. मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर रहेगा,
तो i कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दोगे, दैट मींस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, j कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दोगे, that will become the magnitude. How to get the direction? डायरेक्शन निकालने के लिए फिर आप बोलोगे हमको ए बी कैप चाहिए। ए बी कैप के लिए आप ए बी वेक्टर जानते हो? यस। आपको ए बी का मैग्नीट्यूड पता है? यस। आप चाहो तो इसको मॉड में लिख लो, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके डिवाइड में ये कर दोगे तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। So this is how we can write the direction, we can write the magnitude of any vector AB, any vector. वो जरूरी नहीं कि ओरिजिन से जाए। So आपको ये कोऑर्डिनेट देगा, ये कोऑर्डिनेट देगा, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड के लिए यूज कर सकते हो। आप ध्यान से देखो तो जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली AB की लेंथ बता रहा है। मैथ्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सो दैट्स व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये मैथ्स में आपने नहीं पढ़ा होगा, ये नई स्टोरी आपके लिए, ये डायरेक्शन बता रहा है। तो हम लेंथ बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, इसको हम वेक्टर बता सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस बतानी है उसकी, और देन आफ्टर वी कैन गो फॉरवर्ड। Sir, can you show the last slide again? Sure, see it. किसी पर्टिकुलर स्टेप पे डाउट हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो। इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से लिंक करके देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर ओ पी लिखना है तो बीच में लेटर्स को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ओ ए प्लस ए पी, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी चल रहा है। अगर हमको ओ बी लिखना था तो हमने ओ ए प्लस ए बी लिखा, ओ ए प्लस ए बी लिखा। ये जनरल रूल है, विक्टर्स में हर जगह वैलिड होता है। लेट्स कम टू एन एग्जांपल, व्हाई वी डोंट से ओ ए प्लस ए बी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ए बी की वैल्यू आएगी, हाँ, ये लिखना और ऐसा लिखना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये आपको बाद में भी डाउट आता है, आपने अच्छा किया भी पूछ लिया। एक स्टूडेंट ने ये लिखा और दूसरे ने ये लिखा, दोनों इंटायरली डिफरेंट स्टोरी लिख रहे हैं। जब हम एरो लगाते हैं तो हम वेक्टर्स बोलते हैं, तो ये जो सेकंड लिखा गया है वो वेक्टर के टर्म में लिखा गया है, और जो पहला लिखा गया वो लेंथ के टर्म में लिखा गया है। तो ये बोला ओ ए का लेंथ प्लस ए बी का लेंथ इज इक्वल टू ओ बी का लेंथ। तो ये बोला कि इसका लेंथ और इसका लेंथ मिलकर के इसका लेंथ बनेगा। तो वो तो आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो, सिंस ये ट्राइंगल बन रहा है तो दो साइड का सम तीसरे से तो बड़ा आना चाहिए था, लेकिन ये बराबर बोल रहा है, इसका मतलब है ये रॉन्ग है। ऐसा लिखना हमारे लिए रॉन्ग होता है, क्योंकि ऐसा लिखना ये बता रहा होता है कि आप केवल लेंथ को देख रहे हो, आप डायरेक्शन को देख ही नहीं रहे हो। जबकि हम वेक्टर डील कर रहे हैं तो अपने को डायरेक्शन देखना होता है, इसलिए अपने को एरो लगाना जरूरी होता है। और एरो बताएगा कि हम केवल लेंथ को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्शंस के साथ ऐड कर रहे हैं। आप देखोगे ना, जो ओबी की लेंथ आ रही है वो अलग आएगी। ओबी की लेंथ आप यहाँ से निकालोगे, कितना आएगा, √x2² प्लस y2²। ओए की लेंथ यहाँ से निकालोगे, √x1² प्लस y1²। ए बी की लेंथ आप यहाँ से निकालोगे, जो कि ये लिखी हुई है। आप देखोगे कि उन दोनों का लेंथ का सम जो है इस फॉर्मूले को, या फिर जो लेंथ है इस फॉर्मूले को जस्टिफाई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। और यही वजह है कि हम वेक्टर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सो दैट कि हम लोग ये लर्न कर सकें कि डायरेक्शंस कैसे असेंबल होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे ऐड अप और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। सो अभी आज के बाद जब कभी आप कोई भी नोटेशन देखें तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि क्या वो वेक्टर है या फिर स्केलर है।
अगर वेक्टर है तो ओ ए वेक्टर लिखना एक अलग कहानी है, ओ ए लिखना एक इंटायरली अलग कहानी है। ओ ए इज अ वेक्टर दैट मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जबकि ओ ए केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में इतना स्लोली एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट यू कैन डाइजेस्ट देम। डाउट है तो जरूर बोले। यू आर सेइंग ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। नहीं, वो केस उस तरह से क्यों नहीं लिखते? उसके पीछे रीजन क्या है कि अभी जो लॉजिक आपको दिया गया वो ये ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन है। अगर आपको ए बी लिखना है, देखो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता, अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना है तो ए बी को कैसे लिख सकते हो? ए बी को लिख सकते हो ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हो। तो अगर हम सी ना लिखना चाहें तो ओ लिखना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ये भी एक अच्छा तरीका है लिखने का। जो नया लेटर आप लेके आते हो उसको पहले के बाद में लिखना होता है, दूसरे के पहले लिखना होता है, सीक्वेंस वाइज चलना होता है। आगे एक और पॉइंट आप पकड़ सकते हो, मैं इसी पे लिख देता हूँ, बहुत सही आपने बोला, तो अपना आपको वो समझ में भी आ जाएगा, एग्जाम्पल बाद में कर लेंगे। सो इन केस आप ए बी लिखना चाहते हो तो आल्सो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ठीक है। हमारे पास एक और रूल होता है, जब कभी आपको ए ओ वेक्टर मिले तो ए ओ वेक्टर को माइनस ओ ए वेक्टर बोलने होगा। दैट मीन्स अगर हम उनके लेटर को स्वैप करते हैं तो एक माइनस साइन आता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल जाती है। पहले हम ए से ओ की तरफ जा रहे हैं, अब ओ से ए की तरफ जाएंगे, तो डायरेक्शन बदला, और हम लोग जानते हैं जब डायरेक्शन बदलता है तो माइनस आता है। तो एक ये भी रूल है कि सिंस ए ओ इज इक्वल टू माइनस ओ ए, अब आप इस पे रख दीजिए, तो इसलिए हमारे पास ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा? ए बी वेक्टर विल बिकम माइनस ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। यहाँ से अब देखो कि हमारे पास वही फॉर्मूला आ जाएगा जो वहां पे मैंने लिखा था। क्या लिखा था? ओ बी वेक्टर दैट मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी नोट कर लीजिए। इसमें आपको एक ये भी पता चल रहा है कि एक वेक्टर में अगर हमारे पास लेटर्स जो होते हैं ना, टेल और हेड, उनको स्वैप करते हैं तो माइनस आ जाता है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जो वहां पे बताया गया वहां से भी लिख सकते हो। और कोई चीज लिखना होगा तो आपको सोचना पड़ेगा वेदर यू आर राइटिंग और नॉट करेक्टली और नॉट, तो उसको करेक्ट कैसे करना होता है। तो अगर कभी ए बी वेक्टर लिखना होता है तो ए के बाद ओ लगाओ प्लस ओ बी करो, चलेगा। ए के बाद सी लगाओ, सी बी करो, ए के बाद डी लगाओ, डी बी करो, कुछ भी लेटर आप यहाँ पे चूज करो, यहाँ पे चूज करो, चलता है। दैट इज व्हाट द मेन फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट एडिशन में रहता है, वो आपको बताया जा रहा है। फिर आपने लिखा दे आर आल्सो इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में हो वो जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर ओ ए की डायरेक्शन अलग है, ए बी की डायरेक्शन अलग है, लेकिन ओ ए पे हम लोग कैसे बोल रहे थे कि ये टेल से चलता है हेड आता है, फिर वो टेल से चलता है हेड आता है, लेकिन इसमें जब आगे बढ़ोगे तो हेड से टेल की तरफ जा रहे होगे, तो इनके जो हेड्स हैं वो इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, इसका जो दूसरे का हेड है वो इस सीक्वेंस में चल रहा है। तो जो सीक्वेंस में हेड्स चल रहे होते हैं उनको एड अप कर देते हैं, अपोजिट वाले के बराबर कर देते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो। और या फिर जो बताया कि किस तरह से इसको बाइफरकेट कर सकते हो, यहाँ पर और डिटेल में बता दिया है, ये समझ जाना चाहिए आपको। अगला आपने पूछा कैन वी से दैट दोज वेक्टर्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन आर एडेड एंड द वेक्टर्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज इक्वेटेड टू द अदर। यस यस, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। कि जो सेम सेंस में चल रहे होते हैं, डायरेक्शंस में चल रहे होते हैं, सेम डायरेक्शन का मतलब थोड़ा सा लिबरल रहिए, सेम सेंस में जो चल रहे होते हैं, जिनके एरोस आगे मिलने वाले हैं, उनको एडअप करते हो, जो अपोजिट पे आ रहे होते हैं उनको इक्वेट कर देते हो या उनसे इक्वेट कर देते हो। So can we say OB vector plus BA vector? पहले अगर आपने वेक्टर में लिखा है और आप ऐसा बोलना चाह रहे हो OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, तो अब देखो OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर है ना, तो ये B और B बीच में आया है, इंटरमीडिएट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? OA वेक्टर लिख सकते हो। So you can write OA
सो आप ऐसा सोचो कि ये जो लेटर बीच बीच में आते हैं ना, इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब वो ए बी ओ कहाँ पर लिखा है वो एक अलग बात है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल में यही एग्जांपल पूछ लेता हूँ। लेट्स से आपको कोई बोलता है हमारे पास एक पी क्यू वेक्टर है और एक क्यू आर वेक्टर है, तो ये वेक्टर किस वेक्टर के बराबर होगा? एक पी क्यू वेक्टर है, एक क्यू आर वेक्टर है। So can we add them up and we can we symbolically write कि किस सिंबल से रिप्रेजेंट होने वाला है? तो आप बोलोगे कि ये पी क्यू है प्लस क्यू आर है, तो ये पी आर वेक्टर के बराबर हो गया। गुड गुड। अच्छा, अब एक और बताना, देखते हैं आपको समझ में आया क्या। अब अगर हमारे पास नया नंबर यूज कर लेते हैं, लेटर्स अलग। हमारे पास एक ए बी वेक्टर है प्लस एक बी सी वेक्टर है प्लस एक सी ए वेक्टर है। आपसे पूछते हैं इसकी वैल्यू बताइए। पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपका डाउट का आंसर करता हूँ। एक आंसर 0 वेक्टर बताया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक बन गया। कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। आप देखो क्या कर सकते हो, आपको इन दोनों को समझो, पार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देखोगे इसको जब आप ऐड अप कर रहे होगे तो ये बीट एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टू है इनको ऐड करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी ए सी वेक्टर और साथ में हमारे पास सी ए वेक्टर बचेगा। सिंस हम लोग ये जानते हैं कि जो ए सी वेक्टर होता है वो माइनस सी ए के बराबर होता है। अगर हम उनके लेटर्स को एक्सचेंज करते हैं, पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, तो एक माइनस आता है, डायरेक्शन बदल जाती है। तो फर्दर आप लिखोगे कि हमारे पास ए सी तो था ही था, या फिर ए सी की जगह आप माइनस सी ए लगा दोगे तो ये माइनस सी ए वेक्टर बनेगा प्लस सी ए वेक्टर बनेगा। तो माइनस सी और प्लस सी कितना बनाएगा? 0 बना देगा। उसको हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं। तो ये 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका टोटल सम कितना आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। सो पॉइंट इज कि अगर हमारे वेक्टर हमको वेक्टर्स टेल और हेड के टर्म्स में दिए गए हैं, ऐड करना है, तो हम समझ सकते हैं कौन सा पॉइंट एलिमिनेट होने वाला है, क्या आने वाला है। तो वो जो रूल आपने यहाँ पे लर्न किया, ये रूल है बेसिकली कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। दैट्स हाउ द डायरेक्शंस बीइंग एडेड। अब आप जब इसको रिवाइज करें घर पे तो देखें कि हमने जो ओपी को लिखा था इसी फैशन में लिखा था। नाम बदलेगा, ओपी आएगा, पी क्यू आएगा, आर एस आएगा, ए बी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसको लिखते कैसे, हमारे पास रूल क्या है। तो जब हमने ओपी लिखना स्टार्ट किया तो ओपी कैसे लिखा गया? ओ ए प्लस ए पी, ऐसा ओपी, इजंट इट। और फिर यहाँ पर जब हमने ओबी लिखा तो कैसे लिखा? ओबी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, दैट्स ओबी। और एक बार आप ये समझते हो तो फिर आप इसको फिगर से भी समझ सकते हो, क्योंकि डायरेक्शंस एक ही सीक्वेंस में चल रही है, दूसरे के अपोजिट चल रही है, उससे इक्वेट कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर भी जैसे मैंने ए बी लिखा तो ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए ओ प्लस ओ बी, वी कैन ऑलवेज राइट सो। इसके बाद फिर अब उनको रिप्लेस करने का दूसरा हमारे पास तरीका होता है कि ये जो माइनस से रहता है उसको भी यूज कर लेंगे, फिर जो फॉर्मूला बनाना होगा उसको बना सकते हैं। ये ब्रॉडर पेपर है। मैं आपको एग्जांपल कराना चाह रहा था, टाइम हो गया सो अब नहीं कराता। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराएंगे और भी आगे बढ़ेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपके जितने भी डाउट्स हों अभी आ जाने चाहिए, उनका रेजोल्यूशन हो जाए सो दैट कि फ्यूचर में कोई डाउट ना बचे। और आप एक ही वेक्टर को कई तरह से लिख सकते हो, देयर आर सेवरल वेज ऑफ राइटिंग अ वेक्टर, लेकिन जो भी आपको वे पता चले, परफेक्ट पता चले, ये अपना कंसर्न है। ओके सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी टुमारो और व्हेनेवर। सैटरडे को हम लोगों ने प्लान किया है मॉड्यूल को, सो कल मॉड्यूल हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो इसको हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एनीथिंग टू आस्क? इफ एट ऑल यू कैन।
otherwise we can write it up. सर Yes. सर 0 के ऊपर भी वेक्टर लिखना कंपलसरी है? हाँ, ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि जीरो वेक्टर होता है। जीरो एक अलग कहानी होती है, जीरो वेक्टर एक अलग कहानी होती है। जीरो केवल मैग्नीट्यूड होता है, जीरो वेक्टर एक वेक्टर होता है, और वेक्टर का सम एक वेक्टर आता है। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में जो थे सब वेक्टर्स थे, उनका सम कर रहे थे हम लोग, और उनका सम जीरो आ रहा है। तो केवल जीरो लिखना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर का सम कभी स्केलर नहीं होता है, तो इसलिए उसके ऊपर एरो लगाना जरूरी है। लूज सेंस में आप जीरो लिखोगे चलेगा, तो आप लोगों ने जीरो बोला, मैं समझा कि वो सही है, बट अगर हमको एक्चुअली लिखना होगा तो हम जीरो वेक्टर बोलेंगे, उसको नल वेक्टर भी कहते हैं। ओके ओके सर। ओके।